लोकसभा चुनाव के आज पहले चरण की करीब 102 सीटों पर आज मतदान हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो करीब 56 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं 46 उम्मीदवार इंडिया अलायंस गठबंधन के हैं। तो कुल मिलाकर 102 इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कहा जा सकता है। ऐसे में अब समीकरण देखने होंगे कि किस तरफ समीकरण बैठते हैं। अगर खासतौर पर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है। जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनके लिए मुश्किल लग रहा है कि वो सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने इस तरह के गठबंधन के बाद ऐसे समीकरण साधने की कोशिश की है जिससे कि वोट ज्यादा ना बटे और फायदा इंडिया गठबंधन को हो। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी गारंटी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी। तो कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जो न्याय और गारंटी की बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में की गई है वो उस पर जनता जरूर विश्वास करेगी और 2024 में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो यही दावा कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। वहीं मोदी सरकार और बीजेपी साफ तौर पर जहां 400 पार का नारा दे रही है वो बिल्कुल फुस नजर आएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा में प्रथम चरण मतदान में मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम को 6 बजे तक रहा। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे यहाँ पर 4 बजे तक मतदान हुआ। लांजी, बहियर और परसवाड़ा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ पर शाम को 4 बजे मतदान हुआ, खत्म हो गया था और बाकी जगह शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ जगह जरूर कुछ मतदान करने को, बहिष्कार करने को लेकर सूचनाएं चुनाव आयोग तक पहुंची थी, जहां अधिकारियों ने पहुंचकर उन जो मतदाता हैं उनको समझाइश देकर मतदान के लिए राजी किया गया। कई जगह मतदान में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली या ईवीएम में खराबी आई, उसको तत्काल चुनाव आयोग ने बदलवाया गया। कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान रहा, जो कि अगर देखें मंडला और बालाघाट और छिंदवाड़ा में दोपहर 3 बजे तक ही 60% का आंकड़ा मतदान ने पार कर लिया था। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार मतदान होगा और चुनाव आयोग ने प्रयास भी किए थे कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जिसके कि नतीजे दोपहर तक भी सामने दिखने लगे थे। शुरुआती 2 घंटे में अच्छा मतदान हुआ था, जिससे उत्साहित चुनाव आयोग ने और ज़्यादा वोटरों को घर से निकालने के लिए प्रयास किए। वहीं अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल में कांग्रेस और बीजेपी ने भी कंट्रोल रूम भोपाल में बनाए थे। यहाँ से बैठ के मॉनिटरिंग की जा रही थी और किसी भी तरह मतदान को बढ़ाने के अपने अपने स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे। कुल मिला के अगर देखें तो मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों में पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान रहा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इन सभी 12 सीटों पर जो एवरेज है वो करीब 41% मतदान हुआ है। इनमें सबसे कम जो है वो करौली में करीब 32 से 33% मतदान हुआ, तो वहीं श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा मतदान करीब 50% हो चुका है। कई जगह छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली है। मसलन चूरू में एक रेणु गांव में एक एजेंट का सिर फोड़ दिया गया, उसे कई टांके लगे हैं, अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो वहीं कुचेरा नगरपालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा को आप चोट लगी है जब बीजेपी और आरएलपी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस तरह की कई घटनाएं भी देखने को मिली है। कई जगह अलग अलग घटनाएं देखने को मिली हैं। कुचेरा नगरपालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा को चोट आई है। रामपुर रेणु का जो है वो वहां पर झगड़ा हुआ है और एक वीडियो सामने आया है, एक विवाद सामने आया है जो चूरू के विधायक है हरलाल सारण कुछ सरकारी कर्मचारियों को धमकाते दिख रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि वो दरअसल उन्हें धमका रहे थे। बड़ी तादाद में जो प्रवासी वोटर्स हैं वो यूके से, कनाडा से और देश के अलग अलग राज्यों से वोट देने के लिए आए हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस।
लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव और मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए सारी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ एनडीए मोदी जी की गारंटी का बात कर रहा है, एनडीए के नेता मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के लोग मोदी जी के नाकामी की बात कर रहे हैं। बेरोजगार, विकास, तमाम तरह के मुद्दे महागठबंधन के लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम चारों सीट बता दें आपको कि आज 4 सीट पे बिहार में चुनाव हुआ है। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा की सीटों पे चुनाव हुआ है। उन सीटों पे मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए सारी पार्टियां अपना दावा तो कर ही रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम चारों सीट पे महागठबंधन की जीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस 6 सीटों पे अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई है। इसके लिए विपक्ष चुटकियां भी ले रहा है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है, कोई उनके टिकट से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिनों तक लगातार प्रचार करने के बाद आज गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान लाखों लोगों से रूबरू हुए। केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और गांधीनगर में आज जो जिला पंचायत का कार्यालय है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया और केंद्रीय गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाला चुनाव वो रिकॉर्ड मतों से हासिल करेंगे, क्योंकि अहमदाबाद और गांधीनगर की जनता ने उनको अपार स्नेह दिया है और इस बार भी उनको भरोसा है कि वह रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव का पहले चरण में बिहार में 4 सीटों पे आज मतदान हुआ। दोनों ही गठबंधन की पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के जीत का दम भर रही हैं। एनडीए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते हुए अपने चारों सीटों से अपने प्रत्याशियों के जीत का दम भरे, तो वहीं महागठबंधन नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में किए गए वादे को पूरा ना करने पर जनता की नाराजगी का हवाला देते हुए अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 में और 2019 में जो एनडीए सरकार ने वादा किया था, जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। एनडीए सरकार ने 2014 में कहा था कि वो नौकरी देंगे, काला धन वापस लाएंगे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण जनता जो है काफी नाराज है उनसे और जनता ने अपना समर्थन महागठबंधन के प्रत्याशियों को दिया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से दोनों ही महागठबंधन के नेता अपने उम्मीदवारों के जीतने की बात कर रहे हैं, जनता अपना फैसला किसके पक्ष में देती है। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। नासिक लोकसभा सीट से अब तक महायुति का उम्मीदवार घोषित न होने की वजह से नाराज छगन भुजबल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नाम का ऐलान किया कि वो अब नासिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्ते से छगन भुजबल लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ, जिससे नाराज छगन भुजबल ने आज कहा कि वो नासिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने अपने बंगले पर बुलाकर बोला कि उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नासिक लोकसभा सीट लड़नी चाहिए, जिसके बाद छगन भुजबल ने तैयारी शुरू की। बावजूद इसके 3 हफ्ते हो गए और अब तक छगन भुजबल का नाम नासिक लोकसभा सीट से अनाउंस नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर आज उन्होंने नासिक सीट ना लड़ने का ऐलान कर दिया। जब नासिक की चर्चा आई तो अमित शाह साहब ने कहा कि वहाँ छगन भुजबल जी को खड़ा होना चाहिए, उनको खड़ा कीजिए। अब जितना समय जाएगा उतना जो है नुकसान भी होने का डर है, इसलिए हमने तय किया कि ये डेडलॉक जो है ये हमको ही खोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने खुद यहाँ जो है अगुवापन दिया है और मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इस चर्चे से, इस लड़ाई से हट जाता हूँ, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। आप जिसको भी हो जल्द से जल्द उम्मीदवार और पार्टी का नाम डिक्लेयर करें महायुति। वीडियो बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बीजेपी में लगातार मिलन समारोहों का दौर जारी है। शुक्रवार को भी कोडरमा, डोमचांच समेत कई इलाकों के पंचायत प्रमुख, मुखिया, पूर्व मुखिया समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के हुए, बीजेपी में शामिल हुए। खुद बाबूलाल मरांडी और शिक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ और तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और मोदी जी के 400 पार के नारे को सफल करने के लिए अब जी जान से लगने के संबंध में वादा किया। बाबूलाल मरांडी ने इस अवसर पर सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा उनका जो है, उस नारे को किस तरह से सफलीभूत करना है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता जो है वो आज से ही जुट जाएं। और बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसी सपने को साकार करने की दिशा में इस तरह के मिलन समारोह हो रहे हैं। इस तरह अलग अलग दलों से लोग छोड़कर इस दल में शामिल हो रहे हैं और मोदी जी की लोकप्रियता और उनका नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास वाला नारा और तमाम इस तरह की चीज़ें जो राष्ट्र को मजबूत करती हैं, उन सिद्धांतों को मानते हुए तमाम ये कार्यकर्ता आए हैं। इनका स्वागत है। अब देखना है कि ऐसे हालात में जब चुनाव सर पर है, चुनाव की तैयारियां चल रही है, इन कार्यकर्ताओं और नेताओं का बीजेपी में आने से कितना लाभ पार्टी को मिल पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। जमुई में चिराग पासवान के परिजनों को गाली दिए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के समक्ष गालियां दी गई और अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी ने इसकी ना तो निंदा की और ना ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि उस इलाके में लालू प्रसाद यादव का लंपटवाद हावी रहा है और यही वजह है कि इस तरह के वाकया सामने आते रहा है। जो लालूवाद की विचारधारा में नरसंहार का इलाका था, वैसे प्रक्षेत्र जहां महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान हम लोग का संस्कार है, वहां जमुई में लोजपा प्रमुख माननीय चिराग पासवान जी की मां पर जिस ढंग से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, माननीय तेजस्वी यादव की उपस्थिति में की गई, उसके बावजूद अब तक उसकी भर्त्सना नहीं किया जाना, यह आश्वस्त नहीं किया जाना कि राजद के वैसे लंपट समर्थक की पहचान कर पार्टी कार्रवाई करेगी, यह बताता है कि जो सामाजिक परिवर्तन अपच हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, तो हमारी उम्मीद है कि प्रथम चरण में ही एनडीए का पताका लहराएगा। सहयोगी नितेश सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र में एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने यह पाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र पटेल और अरुण यादव ने धार्मिक यात्रा और मंदिर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया। इसी बात की शिकायत उन्होंने नेपानगर थाने में की है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक उम्मीदवार नरेंद्र पटेल और अरुण यादव के खिलाफ धार्मिक स्थान दुरुपयोग अधिनियम की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अब देखना है कि पुलिस की जांच कब पूरी होती है। मामला दर्ज होने के बाद अदालत में लंबी कार्रवाई चलेगी और उसका फैसला कब तक आएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, खंडवा। सिकंदराबाद में अखिलेश यादव आए थे जो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे और यहां उन्होंने आकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे झूठी पार्टी है और उस पर यकीन करना मुश्किल है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहां से विजयी होगा। उन्होंने यह भी कहा, भारत एक्सप्रेस के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा, जब भारत एक्सप्रेस ने सवाल किया कि 2 डॉक्टरों की लड़ाई में कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे डॉक्टर सच्चे डॉक्टर हैं इसलिए उनकी दवाई का ज्यादा असर होगा। ये जो दिल्ली वाले हैं कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं कि पहली बार ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, बुलंदशहर। पूर्वांचल में अपने लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी काशी में बीते 10 सालों में हुए विकास कार्यों को अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए गए हैं उसे पूर्वांचल में चुनावी अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा भाजपा के आईटी सेल वाराणसी में किए गए विकास कार्यों को लेकर एक ऑडियो वीडियो क्लिप बना रही है, जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री की सभाओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं और रोड शो में किया जाएगा। इसके लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और नमो घाट समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से सांसद बनने के बाद क्रियान्वित किए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ धाम का, जिसके बनने के बाद पूरी देश और दुनिया से लोग यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ रहे हैं और यहाँ की सुविधाओं और यहाँ पर जो विकास कार्य किए गए हैं उसको देख रहे हैं और उसका बखान अपने यहाँ जाकर भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी के विकास कार्यों को अब भाजपा चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगी। इसका बकायदा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के विकास के जरिए पूर्वांचल के जिलों को जो फायदे हुए हैं उसका भी एक लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में सड़क, परिवहन, रेल यात्रा और हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ने से पूर्वांचल के लोगों को किस प्रकार की सहूलियतें हुई। खास तौर पर यहाँ हेल्थ सेक्टर में भी जो बदलाव हुए हैं उससे पूर्वांचल के लोगों को दूर दराज इलाज के लिए जाने से भी छुटकारा मिला है। तो वाराणसी के जरिए अब पूरे पूर्वांचल को साधने की भाजपा की जो तैयारी है वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और खास तौर से भाजपा अब यहाँ काशी में किए गए विकास कार्यों को अब इस्तेमाल करेगी और पूर्वांचल की जनता को साधने की कोशिश करेगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।